revision lecture. It's actually the first one from the chapter number 1. जी बच्चे, आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज द फंडामेंटल्स ऑफ द केमिस्ट्री। हम दोनों फेडरल बोर्ड और लाहौर बोर्ड दोनों के सिलेबस को क्योंकि मैनेज करते हुए चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे बीच में टॉपिक हैं जो लाहौर बोर्ड में तो काटे हैं पर फेडरल बोर्ड में काटनी है, और कुछ ऐसे हैं जो फेडरल बोर्ड में काटे हैं लेकिन लाहौर बोर्ड में नहीं है। दैट पर्पस हम हर उस टॉपिक को जरूर टच करेंगे जो दोनों में से किसी एक बोर्ड के अंदर मौजूद है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। The knowledge that provide the understanding of the world and how it works is science. साइंस क्या चीज है? कोई भी ऐसी नॉलेज इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की जाए ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें दुनिया को और उसके सॉरी उसके अंदर होने वाली चीजों को, इसको हम साइंस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस जो डील करे कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और कोई ना कोई मैच रखती हो, ठीक है। ब्रांच वो साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है एक कॉम्पोजिशन किसी भी मैटर की, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल रिएक्शंस, वो केमिस्ट्री है। इट डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये तमाम जिंदगी के हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, साइंस हर चीज को टच जरूर करता है। The development of the science and the technology has provided us a lot of the facilities in the daily life. हमारे डेली लाइफ के अंदर जो डेवलपमेंट है हमारे साइंस की, टेक्नोलॉजी की, उसने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। जिस तरह भी देख लें, एक्चुअली दिस इज अ साइंस। वॉशिंग मशीन इज अ साइंस, इजाद है साइंस का। इसी तरह से जौन से भी टूल्स या जौन सी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, दैट आर एक्चुअली द फैसिलिटीज ऑफ द facilities that are provided by the science and the technology. So imagine the role and the importance of the petrochemical products. अगर हम अभी सिर्फ हम फैसिलिटीज को देखने लगे और अगर हम देखें जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है हमारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का या मेडिसिन का, ड्रग्स का, सोप का, डिटर्जेंट का, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, वो तमाम मैं बता ये रही हूँ कि हम अगर रोल और इम्पोर्टेंस को देखें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के, तो जो भी हमारी मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, जो भी हमारे सोप है, डिटर्जेंट, पेपर्स हैं, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करें या पेस्ट को खत्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करें, वो तमाम फ्रूट्स हैं किस चीज के? केमिस्ट्री एफर्ट के। वो एक केमिकल बनाते हैं, उसे चेक करते हैं और उससे जो हमारे पास जितनी भी उसके फायदे आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको यूज करते हैं। तो ये तमाम एफर्ट्स जो केमिस्ट कर रहा है टू
अच्छा जी, तो हम जो भी रोल या इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं किसी भी पेट्रोकेमिकल की, किसी भी मेडिसिन की, किसी ड्रग्स की, सोप की, डिटर्जेंट की, ये तमाम केमिस्ट की एफर्ट्स की वजह से जो हमें केमिकल मिल रहे हैं उसका रिजल्ट हो सकता है। जो डेवलपमेंट है किसी भी डेवलपमेंट है किसी भी केमिकल इंडस्ट्री की, वो भी जनरेट करती है बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट जो कि हमें फायदा नहीं देते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस करता है, पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूस करती है, तो इन सब से हमें नुकसान भी होता है। ऑन अदर हैंड जो केमिस्ट्री है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है वो नॉलेज और टेक्निक्स ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम ज्यादा देर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, उसकी बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के। मेरे आपको आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? ईशा रिजवान? Okay, let's just move toward the branches of the chemistry. It is a fact that we live in the world of the chemicals. हम केमिकल की दुनिया में ही रह रहे हैं, तो हम सब डिपेंड करते हैं on the different living organism which require the water, oxygen, carbon dioxide for their survival. सर्वाइवल के लिए हमें पानी, हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब जो केमिस्ट्री है उसका एक वाइड स्कोप है, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, दुनिया के हर चीज के अंदर केमिस्ट्री के वाइड स्कोप है। एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट, और इंसानियत को वो डे और नाइट मतलब ऑल द टाइम किसी ना किसी तरह से केमिस्ट्री जो है वो हम इंसानों को कुछ ना कुछ सर्व कर रही है कॉन्टिन्यूसली। जो केमिस्ट्री है वो डिवाइड हुई भी है मेन ब्रांचेस में। इसमें आ जाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम हर ब्रांच को इन डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे नाम शो हो रहा है फिजिकल और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स को अगर हम मिला दें तो वो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली बन जाती है। फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्री पे अप्लाई करना। फिजिकल केमिस्ट्री डिफाइन होती है एज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी। जितने भी कॉम्पोजिशन है किसकी चीज से वो मिलकर बना है, और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कॉम्पोजिशन और उसके साथ उसके अंदर आने वाले चेंजेस को स्टडी करना फिजिकल केमिस्ट्री है। वो प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ गैसेस है, लिक्विड है, सॉलिड है, स्टडी एंड द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट्स, रेडिएशन के इफेक्ट मैटर के ऊपर स्टडी अंडर दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर पढ़े जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ तक क्या था हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम मूव करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। Organic compounds occur naturally and are also synthesized in the laboratory. Organic compounds naturally भी present होते हैं और हम इनको synthesize खुद laboratory के अंदर भी कर सकते हैं। Organic chemistry determines the structure and the properties of these naturally occurring as well as synthesized compound. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो बताते हैं हमें स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज, और जो नेचुरली अकरिंग है इनके साथ साथ उनके सिंथेसाइज कंपाउंड। इस ब्रांच का जो को कवर करता है हमारा पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन आता है. उनके अलावा वो बाकी तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ना आए और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हों, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है. इसके एप्लीकेशन हर चीज के अंदर है. केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक, मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना और से, इन सारी चीजों के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है. नेक्स्ट वी हैव द बायोकेमिस्ट्री. ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस के, जो कि एक जिंदा इंसान यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा किसी भी जिंदा चीज के अंदर मौजूद होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना बायो और केमिस्ट्री के अंदर आता है. यानी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स के केमिस्ट्री से मिलाया था, बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को मिला रहे हैं. इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तमाम केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इनका ब्रेक करना, इनकी सिंथेसिस होना बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है. Biochemistry emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from the food or how the fundamental biological changes occur during a disease. तो क्या करेंगे, पहले बायोकेमिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ये एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हुए जो भी उसके फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, कोई डिजीज है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करना है. उसके साथ साथ वो किस तरह से अपने खाने से एनर्जी ले रहा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई इंसान है, कोई जानवर है, प्लांट्स है, वो किस तरह से फूड से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, या किस तरह से एनर्जी इकट्ठी करके हमारे लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए नया फूड क्रिएट कर रहे हैं, वो और कोई बीमारी होने की सूरत में. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है ड्यूरिंग द डिजीज. एग्जाम्पल जो है वो हमारी एप्लीकेशन की बायोकेमिस्ट्री की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर है, फूड साइंस में है, एग्रीकल्चर में. जी, एग्जाम्पल जो हमारे बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं हमारे मेडिसिन की इंडस्ट्री में, हमारे फूड साइंस की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में, तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर बायोकेमिस्ट्री की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से इसको सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर किया जाता है. अब नेक्स्ट ब्रांच इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. यानी इंडस्ट्रीज की जितनी भी इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट की जितनी भी केमिस्ट्री है उसे हम स्केल के ऊपर किस तरह से बनता है, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर करते हैं. ये डील करता है हमारे तमाम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बेसिक केमिकल
जितने भी हमारे बेसिक केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन का बनना, क्लोरीन का बनना, अमोनिया का बनना, कास्टिक सोडा का बनना, नाइट्रिक एसिड, HNO3 का बनना या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का बनना, ये जितने ये जो हमारे पास 6 to 7 केमिकल्स हैं, ये हमारे बेसिक केमिकल होते हैं। इनको बनाने के बाद एज अ रॉ मटेरियल हम ये उठाते हैं और इनसे मुख्तलिफ नए केमिकल्स बना सकते हैं। तो इन बेसिक केमिकल्स की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंडर आती है? वो आती है हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर। ये केमिकल हमें प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल और फॉर द मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर बनाने के लिए HNO3 इस्तेमाल होगा, सोप बनाने के लिए कास्टिक सोडा इस्तेमाल होगा, टेक्सटाइल में H2SO4 HCl इस्तेमाल होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कास्टिक सोडा इस्तेमाल होगा, पेंट्स हैं, पेपर है और तमाम चीजें जितनी भी बनी होती हैं उन सब के अंदर ये बेसिक 6 to 7 केमिकल्स जरूर इस्तेमाल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज को। हमारे जो 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं उनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, जो स्टेबल नहीं है और जो ऑल द टाइम किसी किस्म की रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली पास करते रहते हैं। जो मेन कंसर्न है इस ब्रांच का वो ये है कि एटॉमिक एनर्जी और उसके यूजेस इन आवर डेली लाइफ। एक एटम को सारे एलिमेंट में से कोई एक छोटा सा एटम ले ले और उसको इस तरह से मोल्ड किया जाए कि वो हमारी डेली लाइफ में हमारे हमें यूज दे, हमें नुकसान ना दे। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी और उसका इस्तेमाल इन डेली लाइफ इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को डील करते हुए, न्यूक्लियर प्रोसेस करते हुए, उसकी प्रॉपर्टीज को अरेंज करते हुए कोई ऐसा एक एटम की फॉर्मेशन कर लेना जो कि हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल जो हमें डेली लाइफ में यूज दे सके, फायदा दे सके, वो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स। इसके अंदर और क्या क्या आ जाता है? हमारे केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन विद इन एनिमल। किसी जानवर के अंदर केमिकल रेडिएशन की अगर एब्जॉर्प्शन हुई है उसे डील करना, प्लांट्स में या किसी और मटेरियल के अंदर, ये चीज न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी रेडियोथेरेपी, फूड को प्रिजर्व करना, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम करना, इन सब के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनके इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर क्या है, हमारा इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है, इन सारी चीजों को डील करता है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ भी, जैसे हम बायो इकोलॉजी कह देते हैं। जियोलॉजी यानी जो जमीन की जितनी स्टडी है उसके साथ हमारा एनवायरमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है। इकोलॉजी जितना भी इकोसिस्टम मौजूद है उसका डायरेक्ट लिंक है हमारे एनवायरमेंट के साथ। सॉइल एंड वाटर केमिस्ट्री हमारी मिट्टी की और हमारे पानी की जितनी भी केमिस्ट्री है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ। The knowledge of the chemical process that take place in environment is necessary for its improvement and the protection against the pollution. उसकी इम्प्रूवमेंट हमारी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इम्प्रूव करना, पोल्यूशन से बचाना। जी बेटे सॉरी, आपका क्वेश्चन फिजिक्स से भी लिंक्ड है? जी बेटे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिक्स से लिंक्ड नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री जो पहली ब्रांच हमने पढ़ी है उसके अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपस में जब मिला लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री बन जाता है। फिजिक्स के लॉज इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्री में डील करते हैं। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हमारी वो स्पेसिफिकली लिंक्ड है बायो के साथ, जियोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ, सॉइल और वाटर केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, जो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लिंक्ड है वो बिल्कुल सेपरेट डिसिप्लिन है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो नॉलेज हमारे पास केमिकल प्रोसेस का जो हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, हम प्रोटेक्ट कर सकें, हम पोल्यूशन
को कम करने की कोशिश कर सकें, इन सारे मैटर के लिए हमें एक नॉलेज की जरूरत होती है। इन लास्ट वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किस चीज की केमिस्ट्री होती है? किसी भी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटेटिव रीजंस लेने के लिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट जाया हुआ है, क्वालिटी किस तरह की है, अच्छी है बुरी है, इस सबको किसी चीज को मेजर करना, क्वांटिटेटिव वाइज या क्वालिटेटिव वाइज, बस मेजर करना इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है विद द सेपरेशन, सेपरेट करना, एनालाइज करना यानी रीड करना सैंपल को, और आइडेंटिफाई करना कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड कितने और कितने प्योर मौजूद हैं। सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो सेपरेशन है वो किस लिए होती है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सके। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड क्या करता है हमें? आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस यानी कि कॉम्पोजिशन, हमें क्वालिटी बताएगा ना, कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। अगर प्योर है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, अगर इम्प्योरिटी है कोई बाहर से और भी चीज मौजूद है वो कौन सी है, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, ये क्वालिटेटिव बता देगा। लेकिन दूसरे हाथ पे जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ देखते हैं तो ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। अगर क्वालिटेटिव में हमें बता दिए कि प्योर है, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट है, कितना मौजूद है वो हमें क्वांटिटेटिव बता देगा। इम्प्योरिटी मौजूद है तो कितनी मौजूद है वो हमें क्वांटिटेटिव बता देगा। हेंस इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए एनालाइज किया जाता है सैंपल को। ये द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर द फूड। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है किस चीज को कवर कर सकती है? खाने की इंडस्ट्री, फूड साइंस को, वाटर, एनवायरमेंटल, क्लिनिकल एनालिसिस, इन तमाम चीजों के जो हमारे पास सैंपल आ सकते हैं उनको हम आसानी से एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो रीड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। What is chemistry? Chemistry is the science of matter. This may sound simple, but chemistry is a complex and broad topic that covers a wide variety of fields. From the core of the Earth to the farthest reaches of the universe, chemistry is everything and everywhere. Chemistry, a definition. And the answer, matter, including its composition, properties, and structure, how it changes, and how it interacts with energy. This is a pretty simple definition that sums up what is actually a complex and fascinating subject. If you have ever asked why or how something is in the natural world, odds are good that your question and the answer were related to chemistry. For instance,
Why is the sky blue? Colors depend on the chemical makeup of substances and what kind of light they reflect. How does an insect walk across the surface of a pond without falling through? The unique properties of water give it a high surface tension, which means that small objects can rest on it without sinking. Chemistry is all around, and anything related to matter involves chemistry. Main branches of chemistry. Since chemistry is such a broad and vast subject, we can divide it up into more manageable topics to help us more accurately. 1. Organic chemistry. 2. Inorganic chemistry. 3. Analytical chemistry. 4. Physical chemistry. 5. Biochemistry. We will learn more about these topics as we go on. Branches of chemistry. There are many types of chemistry. Here, we will discuss major types of chemistry and their uses. Ever watched a mystery series in which the detective recovers an unidentifiable sample from the scene of the crime and runs it through a series of tests? This is what comes in analytical chemistry. Analytical chemistry. Analytical chemistry is the study involving how we analyze the chemical components of a sample. For example, how much caffeine is there in a cup of tea? Are there drugs in an athlete's urine samples? Examples of areas using analytical chemistry include forensic science, environmental science, and drug testing. Analytical chemistry can be divided into two main branches: qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis employs methods and measurements to help determine the components of substances. Quantitative analysis, on the other hand, helps to identify how much of each component is present in a substance. Both types of analysis can be used to provide important information about an unidentified sample and help to identify what the sample is. Biochemistry. The fact that sweating cools the skin is a function of strong forces of attraction between water molecules. Our body maintains blood pH because of an elaborate bicarbonate buffering system. The mad cow disease in humans is caused by a misfolded protein. Does this give you a clue about what biochemistry is? The study of chemical processes in living organisms is called biochemistry. Everything in the body is made up of atoms and molecules of different chemical compounds, like carbon, oxygen, and hydrogen. This is what we study in biochemistry. Biochemistry can further be divided into interesting disciplines like enzymology, which is the study of enzymes, endocrinology, which is the study of hormones, clinical biochemistry, which is the study of diseases, molecular biochemistry, which is the study of biomolecules and their functions, organic chemistry, the study of carbon compounds such as fuels, plastics, food additives and drugs. Organic chemistry deals with the study of carbon and the chemicals in living organisms. An example is the process of photosynthesis in a leaf because there is a change in the chemical composition of the living plant. Have you ever wondered who makes your hair conditioner or the drug you take when you have a headache? Organic chemists are the ones who do these. They devise experimental methods to isolate or synthesize new materials and study their properties. Would you like to be an organic chemist in the future? The branches of organic chemistry involve many different disciplines, including the study of ketones, aldehydes, hydrocarbons, and alcohols. Inorganic chemistry. Would you like to know how our Earth forms gold? This is what inorganic chemists do. Inorganic chemistry deals with elements and compounds other than carbon or hydrocarbons. It covers all materials that are not organic and are termed as non-living substances. Those compounds that do not contain a carbon-hydrogen bond. Compounds studied by inorganic chemists include crystal structures, minerals, metals, catalysts, and most elements on the periodic table. Industrial chemistry.
Industrial chemistry is the branch of chemistry which applies chemical and physical processes towards the transformation of raw materials into products that are of benefit to humanity. Nuclear chemistry. While the common perception is that nuclear chemistry involves only the study of radioactive nuclei, it is much more interesting than that. Nuclear chemistry is the study of the chemical and physical properties of elements as influenced by changes in the structure of the atomic nucleus. Modern nuclear chemistry, or radiochemistry, is now very interdisciplinary in its applications, ranging from the study of the formation of elements in the universe to the design of radioactive drugs for diagnostic medicine. Which of these branches interest you the most? Do tell us in the comments below. जी बेटे, किसी भी किस्म का कोई सवाल रिलेटेड टू द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री या फिर व्हाट इज केमिस्ट्री, कोई भी क्वेश्चन है जो यू कैन आस्क। हमने आज फंडामेंटल केमिस्ट्री को डील किया है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस पढ़ी जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है अपने फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, बायोकेमिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल का, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री का। सेम नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री सेम नहीं है, लेकिन हम यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री एक मेजर ब्रांच कंसिडर करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री को हम लिंक करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री से और नैनो केमिस्ट्री से। नैनो केमिस्ट्री आपकी बुक में दी नहीं गई है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की ये दो ब्रांचेस कंसिडर होती हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री समहाउ फिजिकल से लिंक्ड जरूर है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है।